डॉक्टर राजेश, वैक्सीन को लेकर भी देखिए जो अलग अलग आंकड़े या सर्वे स्टडीज जो इशारा करती हैं, उसमें जो सबसे नई बात सामने आई है, पहली डोज के बाद कोवैक्सीन के मुकाबले कोविशील्ड ज्यादा एंटीबॉडीज बना रही है। हालांकि दूसरी डोज के बाद दोनों के रिजल्ट्स बेहतर हैं। तो अभी तक जितने आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनको दोनों डोजेस लग चुके हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आप लोगों ने महसूस किया? आपके पास क्या इंफॉर्मेशन पहुंची हैं? तो ये बात ठीक है। देखिए, अलग अलग वैक्सीन जो है वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती हैं। और जो कोवैक्सीन है, इसकी असली में जो प्रोटेक्शन है वो 4 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लगाने के बाद, जो हम कहते हैं 2 हफ्ते बाद, तब आती है। और यही कारण है कि जो कोविशील्ड है उसमें एक डोज के बाद भी जो गैप भी देते हैं उसमें आपको प्रोटेक्शन अच्छी मिलती है। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे स्पुतनिक वैक्सीन है, तो स्पुतनिक वैक्सीन की 2 डोज लगती है, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि उनकी स्पुतनिक लाइट वैक्सीन है, उसको अगर एक डोज भी लगाते हैं तो 3 हफ्ते के अंदर उससे अच्छी प्रोटेक्शन आ जाती है। तो बात ये है कि जो भी वैक्सीन आप ले रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस के लिए आपके पास में ट्रांसपेरेंट डेटा है, और वही सबसे बड़ी बात है जिससे कि अलग अलग तरह की भ्रांतियों को रोका जा सकता है। तो जो भी किया जा रहा है, अभी आपसे डॉक्टर संजय राय ने कहा कि बच्चों पे वैक्सीन देंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं देखेंगे कि साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज कब प्रोड्यूस हो रही हैं, उनमें कितनी प्रोटेक्शन हो रही है, उनमें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हर एक वैक्सीन अलग तरीके से काम करती है, वो उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक ही चीज कॉमन है कि सारी की सारी कोविड के लिए इफेक्टिव हैं, सारी की सारी पैंडेमिक में इस समय इसको रोकने में मदद करती हैं, और जो भी आपको मिलती है आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करें, जो अवेलेबल है उसको ले लें, आपको प्रोटेक्शन उसकी प्रॉपर कोर्स के बाद मिल जाए। डॉक्टर, एक सलाह मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि एक इस तरह का केस सामने आया, तो वो केस मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक व्यक्ति जिसे कोविड हुआ, कोविड होने के बाद वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, लेकिन क्योंकि अब अभी कोविड से स्वस्थ हुआ है तो वो इमीडिएट वैक्सीनेशन नहीं ले सकता, उसे कुछ समय के बाद वैक्सीनेशन लेना होगा। लेकिन जब वही व्यक्ति अपना एंटीबॉडीज का टेस्ट कराता है और एंटीबॉडीज शरीर में 0 पाए जाते हैं, उस केस में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इन्फेक्शन जो है, जब कोविड की इन्फेक्शन होती है तो ये वायरस बहुत स्मार्ट वायरस है, तो ये कोशिश करता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को ओवरकम कर ले या उस पर हावी हो जाए। इसलिए जब इन्फेक्शन होती है तो हमारी बॉडी की जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि वैक्सीनेशन के बाद होती है, क्योंकि वैक्सीनेशन के समय हम एंटीबॉडी बना रहे हैं एक वायरस के लुक अलाइक या उसके कोई मिलते जुलती चीज से। हम इन्फेक्शन, साथ ही इन्फेक्शन से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इन्फेक्शन से लड़ाई लड़ने में तो हमारी अलग ताकत जा रही है, तो उस समय पे जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स होती है वो हमेशा वैक्सीनेशन के बाद ज्यादा अच्छी होती है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अगर आपके एंटीबॉडीज नहीं मिले इन्फेक्शन के बाद में। लेकिन एक और स्टडी अभी आई है नेचर जर्नल में, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा भी संभव है कि कुछ लोगों में इन्फेक्शन के बाद जो इम्यूनिटी है वो लाइफ लॉन्ग हो। 2002-3 में जो सार्स कोव 1 हुआ, उसमें कई लोगों के अंदर बॉडी में जो एंटीबॉडीज थी वो 17 साल बाद भी पाई गई। तो ये बात का ध्यान रखें कि आपकी एंटीबॉडीज, आपकी इम्यून रिस्पॉन्स एक कुछ हद तक एक इंडिविजुअल से भी डिटरमिन होती है कि आपकी जनरल हेल्थ कैसी है, आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है और आप कितना स्ट्रांगली किसी चैलेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं। डॉक्टर मनोज, वैक्सीनेशन को लेकर अब सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सबके लिए ये जरूरी है ही, और जब तक एक बड़ी आबादी वैक्सीनेट नहीं हो जाती तब तक कोविड के खिलाफ जो इंसानों की जंग है वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं होगी। हर्ड इम्यूनिटी को लेकर जितने दावे अब तक होते रहे हैं, जो उस पर जो बातें होती रही हैं, हम किस स्टेज में हैं हर्ड इम्यूनिटी को लेकर? देखिए, हार्ड इम्यूनिटी के विषय में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आ गई है। जो एक डिस्क्रिपेंसी डेटा में आया, जो प्रीवियस ईयर में जो 2020 में हमने सीरो प्रिवेलेंस सर्वे किया था, उसमें ये बताया गया कि 21% लोग जो हैं सीरो पॉजिटिव हैं, तो हम उसको मान रहे थे। फिर हेल्थ मिनिस्ट्री से ये स्टेटमेंट आया कि अभी सिर्फ इतने करोड़ लोगों को हुआ है, और इतने करोड़ जो है उन्होंने केस नंबर के आधार पर बोला कि जो जितने केस थे उतने ही इन्फेक्टेड हुए हैं, और बाकी लोग अभी ससेप्टेबल हैं इन्फेक्शन। तो यहाँ पे एक रियल ट्रांसपेरेंट डेटा की जरूरत है। बट मुझे ऐसा लगता है, जिस तरीके से आप देखिए, अगर आप अपने हॉस्पिटल्स में देखिए, अपने इर्द गिर्द देखिए,
तो दिल्ली में आप देखिए करीब करीब 50% पॉपुलेशन को इन्फेक्शन या तो ये सिम्टोमेटिक इन्फेक्टेड थे, इनका एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ रहा है जब वो वैक्सीन लगाने के पहले करा रहे हैं, तो इसका मतलब इंसिडेंस जो था, प्रिवेलेंस जो थी डिजीज की, वो बहुत ज्यादा थी। और मुझे लगता है कि एक ट्रांसपेरेंट डेटा की अभी बहुत सख्त जरूरत है उसी के आधार पे, क्योंकि और जितना भी ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा आप देते हैं, चाहे सीरो प्रिवेलेंस स्टडी बहुत सारे प्रिजम्पशंस पे बेस्ड होता है, उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आप हर्ड इम्यूनिटी जब आप कहेंगे कि आपके यहाँ 75%, 60 to 75% पेशेंट्स इम्यून हो जाएं, चाहे वैक्सीनेट हो जाएं या इन्फेक्ट हो जाएं, नेचुरल इम्यूनिटी उसमें हो जाए, तो ये तभी पता चलेगा जब आपको एग्जैक्ट सीरो प्रिवेलेंस या सीरो पॉजिटिविटी पता है, कितने लोग एंटीबॉडी डेवलप कर चुके हैं। आप बहुत बड़ा एक नंबर है जो कि ये सिम्टोमेटिक पॉजिटिव हुए और जो एंटीबॉडी पॉजिटिव हैं जिनके, वो काउंट्स में नहीं आ रहे हैं। इसलिए हार्ड इम्यूनिटी के लिए कहना बड़ा मुश्किल है, बट जिस तरीके से मुंबई या दिल्ली की बात करूं, यहाँ बहुत बड़ा पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हुआ है, एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि डेटा नहीं है, बट बहुत जो ऑब्जर्वेशनल अगर आप कहिए स्टडी या ऑब्जर्वेशनल आप मेरा रिमार्क मानिए, तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुआ है। तो मुझे लगता है दिल्ली बहुत ही हार्ड इम्यूनिटी के करीब है।